everyone, this is Vidisha Chaudhary and welcome back to my channel. So in this video, we are going to start with chapter number 2 of class 12th Political Science, that is Era of One Party Dominance. तो इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं, ठीक है। इस चैप्टर में हम देखेंगे दैट जो हमारे सबसे पहले इनिशियल इलेक्शंस हुए थे, कहाँ, इंडिपेंडेंट इंडिया में, ठीक है, हमारी कंट्री के जब वो 1947 में इंडिपेंडेंट हुई, उसके बाद हमारी कंट्री ने डेमोक्रेसी प्रोक्लेम करी दैट हमारी जो कंट्री की गवर्नमेंट है वो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रहेगी। उसके बाद 1952 में हमारे पहले जनरल इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं। 1952 के बाद 1957 में सेकेंड जनरल इलेक्शंस, इसके बाद 1962 में थर्ड जनरल इलेक्शंस, दैट इज आफ्टर एवरी 5 years, करेक्ट। ये जो हमारे 3 इलेक्शंस हुए हैं, इन तीनों इलेक्शंस में कांग्रेस, दैट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस, इमर्ज्ड एज द रूलिंग पार्टी। ये जो कांग्रेस की डोमिनेंस थी इन 3 इलेक्शंस में, इसी के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। लेट्स जस्ट quickly see that what are the topics that we are going to cover in this chapter. First of all, elections of 1952, obviously ये हमारे पहले जनरल इलेक्शंस थे। तो किस तरह से ये इलेक्शन हुए, क्या क्या इसमें चैलेंजेस थे, क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स थे, और किस तरह से हम इस इलेक्शन को क्यों बोलते हैं दैट इलेक्शंस ऑफ 1952 इज़ लैंडमार्क इन द डेमोक्रेसी ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, किस तरह से ये एक लैंडमार्क इलेक्शन बना। आफ्टर दैट इसके चैलेंजेस, क्या चैलेंजेस थे, ठीक है। कांग्रेस डोमिनेंस इन द फर्स्ट 3 इलेक्शंस, क्यों, व्हाट वर द रीजंस बिहाइंड इट्स डोमिनेंस, वो पढ़ेंगे। आफ्टर दैट नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस, इसमें क्या देखेंगे कि अगर हम दूसरी कंट्रीज़ में देखें ना, तो वहाँ पे भी वन पार्टी, सिर्फ एक सिंगल पार्टी का रूल रहा है, वो भी काफ़ी सालों तक। बट उन कंट्रीज़ में क्या है दैट अनडेमोक्रेटिक रूल है, ठीक, अनडेमोक्रेटिक रूल रहा है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं हुए। मतलब अगर हम कहीं बोलें तो शायद मिलिट्री रूल इम्पोज कर दिया गया, कहीं कहें तो जो रूलिंग पार्टी थी उसने किसी और पार्टी को इमर्ज ही नहीं होने दिया, सब पे बैन लगा दिया। बट अगर कांग्रेस डोमिनेंस की बात करें तो हमारी कंट्री में तीनों इलेक्शंस में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट हुए थे, डेमोक्रेटिक रूल था, दूसरी जो ऑपोजिशन पार्टीज़ हैं वो भी थी। तो यहीं हम पढ़ेंगे इमर्जेंस ऑफ ऑपोजिशन पार्टीज़, ठीक है। ये कुछ टॉपिक्स हैं जो हम आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, एंड आई होप आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ आएंगे। और अगर कहीं भी लगता है दैट समझ में नहीं आ रहा या डाउट है, सो ड्रॉप इट इन द कॉमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। So let's start with the introduction of the chapter. We know that जो हमारी country है, ठीक है, it was born in very difficult circumstances, ठीक है, because independent हुई 1947 में। उसके बाद काफ़ी सारे challenges थे, और अगर one of the main challenge की बात करते हैं तो nation building का challenge सबसे बड़ा था, ठीक, because हमारी country बहुत ज़्यादा diverse है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इंडिपेंडेंस के बाद जब ब्रिटिश रूल गिर गया तो जो प्रोविंसेस थे ना, जो प्रिंसली स्टेट्स थी पर्टिकुलरली, वो इंडियन यूनियन से अलग होना जा रही थी। तो यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इंडियन यूनियन को इंटीग्रेट करने में, ठीक। तो एक नेशन बनाना है, यूनाइटेड नेशन बनाना है, येट अकोमोडेटिव ऑफ डाइवर्सिटी, बहुत इंपॉर्टेंट चैलेंज था। और इस सिचुएशन में भी, ठीक है, इतने चैलेंजेस में भी इंडियन लीडर्स ने क्या चूज़ करा, डेमोक्रेटिक वाला रास्ता, ठीक, कि हमारी कंट्री डेमोक्रेसी होगी। बट अगर हम अदर कंट्रीज़ की बात करें ना, सो दे ऑप्टेड फॉर नॉन डेमोक्रेटिक रूल। ऐसा क्यों? बिकॉज कहीं ना कहीं उनके लीडर को ये लगा दैट डेमोक्रेसी हमारी कंट्री में कन्फ्लिक्ट्स एंड डिफरेंसेस इंट्रोड्यूस कर देगी, एंड यूनिटी ऑफ द कंट्री उनकी पहली प्रेफरेंस है, या फिर कहें तो पहला कंसर्न है। वेयर एज इंडियन लीडर्स की हम बात करते हैं, सो उन्हें लगा दैट डेमोक्रेसी इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, बट डेमोक्रेसी इज़ अ वे ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम, एंड
उनको ये पता था दैट अगर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है तो उसमें कंपटीशन एंड पावर दो इम्पॉर्टेंट हॉलमार्क्स होते ही होते हैं। कंपटीशन होगा ही और किसी ना किसी के हाथ में पावर भी होगी, बट जिसके हाथ में पावर होगी वो इलेक्ट कौन करेगा? सिटीजन्स, दैट इज पीपल इलेक्ट करेंगे अपनी चॉइस से। Got it? So leaders in India, they went for a difficult path, but ये जो difficult path है democracy का, democratic politics का, it has given a lot to our country. Let's move towards the next topic, constitution. अब अगर हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक है तो कॉन्स्टिट्यूशन तो होगा ही। सो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इट वॉज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949. It was signed on 24th January 1950 and it came into effect on 26 January 1950. That is 2 दिन पहले, ठीक है, जिस दिन वो it came into effect, उससे 2 दिन पहले हमारा कॉन्स्टिट्यूशन साइन हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, प्लीज़ रिमेंबर दीज। नाउ इलेक्शंस ऑफ 1952, ठीक, इन्हें इलेक्शंस ऑफ 1952 के क्यों कहते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हमारा इलेक्शन है ना, दे वर एक्सपेक्टेड टू हेल्ड इन 1950, बट हमारे इलेक्शंस 2 बार पोस्टपोन हुए एंड अल्टीमेटली वो 1951, दैट इज़ अक्टूबर 1951 टू फरवरी 1952 तक चले। बट हुआ क्या, दैट जो ज़्यादातर कॉन्स्टिट्यूंसीज थी या बोले तो ज़्यादातर पार्ट्स थे हमारी कंट्री के, उन्होंने 1952 में ही वोट किया, तो इसलिए हम बोलते हैं दैट दीज वर द इलेक्शंस ऑफ 1952। इन इलेक्शंस को कंडक्ट करने के लिए इलेक्शन कमीशन भी सेटअप करा गया, जिसके पहले इलेक्शन कमिश्नर सुकुमार सेन थे। गॉट इट? सो रिमेंबर हिज नेम, ये पूछा जाता है 1 मार्कर्स में, MCQ में आता है। Now, our next topic, what were the challenges that were faced while conducting these elections? First challenge, drawing of boundaries of electoral constituencies. अगर हमें free and fair elections conduct करने हैं, हमारी कंट्री बहुत डाइवर्स है ऑब्वियसली, हमें उनके लिए इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसीज बनानी पड़ेंगी, ठीक है, इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसीज हमें डिसाइड करनी पड़ेंगी। तो इतनी बड़ी कंट्री में, इतनी डाइवर्स कंट्री में सबसे पहला जो प्रॉब्लम है वो तो यही थी। आगे बढ़ते हैं, इलेक्टोरल रोल्स वर प्रिपेयर्ड। सो बहुत लार्ज पॉपुलेशन थी, ठीक है, जितने भी हमारे एलिजिबल वोटर्स थे, अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी इलेक्टोरल रोल्स हमें प्रिपेयर करने थे। नाउ इन जो इलेक्टोरल रोल्स है, ये जो प्रिपेयर हुए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, दैट नेम्स ऑफ 40 लाख वुमेन वर नॉट रिकॉर्डेड। वुमेन के साथ क्या हुआ, दैट उनकी नेम्स रिकॉर्ड नहीं हुए, उन्हें एड्रेस करा गया वाइफ ऑफ, डॉटर ऑफ, सिस्टर ऑफ, इस तरह से करके उनके नाम लिखे गए, ठीक है, इस तरह से उन्हें एड्रेस किया गया। सो इलेक्शन कमीशन ऑब्वियसली ऑर्डर रिविजन एंड डिलीशन इफ नेसेसरी। Now, elections were conducted on a very large scale. There were 17 crore eligible voters, 3,200 MLAs, 489 Lok Sabha members and 15% were literate. सिर्फ और सिर्फ 15% लोग लिटरेट थे, बाकी सब इलिटरेट थे, शायद जिन्हें ये भी नहीं पता था दैट डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है। फिर भी हमारे इलेक्शंस में 1952 में बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन था सिटीजन्स की तरफ से। आवर लास्ट चैलेंज, इलेक्शन कमीशन ट्रेंड ओवर 3 लाख ऑफिसर्स एंड पोलिंग स्टाफ, ठीक है। सो ये 5 चैलेंजेस हैं, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। सो आई वुड सजेस्ट दैट नोट इट डाउन इन योर बुक एंड मार्क दीज पॉइंट्स। These elections were considered as unusual. Why they were unusual? Because it was the first test of democracy in a poor and illiterate country. अगर उस टाइम की बात करते हैं ना, तो डेमोक्रेसी सिर्फ और सिर्फ बहुत ज़्यादा डेवलप्ड एंड प्रॉस्परस कंट्रीज़ में एग्जिस्ट करती थी। फॉर इंस्टेंस यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका, सिर्फ इन्हीं कंट्रीज़ में डेमोक्रेटिक रूल था, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी।
किसी भी लेस डेवलप्ड कंट्री या फिर अनडेवलप्ड कंट्री और इलिटरेट कंट्री में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं थी, एंड इंडिया जो कि एक पुअर एंड इलिटरेट कंट्री थी उसमें डेमोक्रेसी का पहला टेस्ट था, ठीक है। नाउ अनदर थिंग, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी हमारी कंट्री ने प्रोक्लेम करी थी। अगर हम यूरोप की बात करें जो काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड था उस टाइम पर, यहाँ पे भी कुछ कंट्रीज़ ने क्या थी, विमेन को वोटिंग राइट्स नहीं दे रखे थे, बट इंडिया ने विमेन को इक्वल वोटिंग राइट्स दिए एज मैन। सो दिस वॉज कंसिडर्ड अ बोल्ड एंड रिस्की डिसीजन, और काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज भी करा गया हमारे इस डिसीजन को या फिर डेमोक्रेटिक इलेक्शंस को, ठीक है। एक इंडियन एडिटर की बात करें तो उन्होंने इसे बोला दैट दिस इज़ द बिगेस्ट गैम्बल इन हिस्ट्री, एंड काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म आया यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी के लिए। आगे बढ़ते हैं। व्हाट वर द सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ इलेक्शंस? 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो यस, इसमें आप सबसे पहले बता देना दैट हमारे इलेक्शंस कब हुए। 1952 में हुए, हाउएवर 52 में एक्सपेक्टेड थे, 2 बार पोस्टपोन हुए। यू विल टेल दिस। इलेक्शन कमीशन बनाया गया, क्या चैलेंजेस थे और सिग्निफिकेंट फीचर्स, ठीक है। जो इससे पहले पढ़ा है वो भी इसमें इंक्लूड हो सकता है। सो इस तरह से अपना आंसर फ्रेम करना। नाउ इलेक्शंस वर कॉम्पिटिटिव, यस। अगर हम नंबर्स पे जाएं तो एक सीट की बात करें तो उसमें मोर दैन 4 कैंडिडेट्स थे, ठीक है, मोर दैन 4 कैंडिडेट्स। तो ऑब्वियसली इलेक्शंस वर कॉम्पिटिटिव। ऐसा नहीं था दैट जो वोटर्स हैं, सिटीजन्स हैं, उनके पास चॉइस ही नहीं है दैट किसे हम अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करें। Level of participation was encouraging. More than half of the voters turned out to vote. आधे से ज़्यादा जनता वोट करने आई थी। कहाँ हम एक्सपेक्ट कर रहे थे दैट जो इलिटरेट पॉपुलेशन है, बहुत ज़्यादा इलिटरेट पुअर कंट्री है, शायद उन्हें इतना इंटरेस्ट ना रहे, ठीक। बट इंडिया में आधी से ज़्यादा जो वोटर्स हैं, आधे से ज़्यादा वोटर्स ने वोट किया। रिजल्ट्स वो फेयर एंड इवन एक्सपेक्टेड बाय द लूजर्स, ठीक है। तो जो पार्टीज जो लूजर्स थे, दैट इज़ जो रूलिंग पार्टी नहीं बन पाए, उन्होंने भी इन इलेक्शंस को जो रिजल्ट आए उन्हें फ्री एंड फेयर माना। It took 6 months for campaigning, polling and counting the votes. So these were some features of elections of 1952, and this experiment of democracy proved the critics wrong. ठीक है, जब हमारे इलेक्शन के रिजल्ट आए और जब देखा वर्ल्ड ने कि सब कुछ बहुत ज़्यादा स्मूथ जा रहा है, बिल्कुल फ्री फेयर इलेक्शंस भी हुए हैं, जो रिजल्ट्स हैं वो भी बिल्कुल फ्री एंड फेयर हैं, ऑपोजिशन पार्टीज़ भी काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हैं, उन्होंने रिजल्ट्स को एक्सेप्ट किया है। सो दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव्ड द क्रिटिक्स रॉन्ग। सो यहाँ देखो हमारी बुक में ये मैप दे रखा है, ये ग्राफ दे रखा है। सो आई होप इट इज़ क्लियरली विजिबल। अगर हम यहाँ देखें तो 1962 में 364 सीट्स कांग्रेस ने एक्वायर करी, कांग्रेस ने जीती आउट ऑफ 489 लोकसभा सीट्स। उसके बाद इलेक्शन कब हुआ? 1957। सो 1952, 1957 371 सीट्स आउट ऑफ 494, ठीक है। और 1962 में 361 सीट्स आउट ऑफ 494। तो हम देख सकते हैं कितने ज़्यादा प्रपोर्शन में सीट्स कांग्रेस पार्टी ने जीती थी। क्या रीज़न था इस डोमिनेंस का? नेक्स्ट टॉपिक में हम देखते हैं। सो कांग्रेस डोमिनेंस इन द फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ठीक है। सो जो मैं पॉइंट्स बता रही हूँ, मार्क दीज पॉइंट्स इन योर बुक्स। एनसीईआरटी से ही सारे पॉइंट्स हैं, सारे टॉपिक्स एनसीईआरटी के यहाँ पे कवर्ड है, ठीक है। सो the Congress Party, as it was popularly known, had inherited the legacy of the national movement. So Congress Party inherited the legacy of the national movement. ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? Because अगर हम इंडियन स्ट्रगल की बात करें, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की, सो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की एक इमेज बनी हुई थी लोगों के माइंड में।
After that, it was the only party then to have an organization spread all over the country. So सारी ही states में, सारी ही constituencies में कांग्रेस की organization थी, और ऐसी ये सिर्फ एक ही country थी, because इस टाइम पे बाकी की countries सिर्फ emerge हो रही थी, ठीक है, एंड कांग्रेस ऑलरेडी एक वेल established political party थी. In Jawaharlal Nehru, the party had the most popular and charismatic leader in Indian politics. Exactly, Jawaharlal Nehru was well known and was considered as the most popular leader. और जवाहरलाल नेहरू ही नहीं बल्कि काफ़ी सारे लीडर्स जिन्होंने कांग्रेस पार्टी में काम किया है फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान, दे वर नाउ कैंडिडेट्स इन दिस पार्टी. सो बहुत इम्पॉर्टेंट इमेज है कांग्रेस पार्टी की. The party won 364 of 489 seats in the first Lok Sabha elections, जैसा हमने अभी मैप में देखा. The Communist Party of India that came next in terms of seats won only 16 seats. ठीक है, कांग्रेस के पास बाद कम्युनिस्ट पार्टी आई, ठीक है, दैट इज सेकंड, और उसने सिर्फ 16 सीट्स ही जीती थी, वेयर एज कांग्रेस ने 364. तो आप देख सकते हैं क्या एक्सटेंट है कांग्रेस की विक्ट्री का. द कांग्रेस स्कोर्ड बिग विक्ट्री इन स्टेट इलेक्शंस एज वेल. जो स्टेट इलेक्शंस कंडक्ट हुए उसमें भी ऑलमोस्ट सारी ही स्टेट्स में कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी एक्सेप्ट ट्रिवांकोर, कोचिन, मद्रास एंड उड़ीसा. सो इन तीन स्टेट्स के अलावा सारी ही स्टेट्स में कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी, और अल्टीमेटली इन स्टेट्स में भी कांग्रेस फॉर्म द गवर्नमेंट. तो हम ये बोल सकते हैं दैट पूरी ही कंट्री में कांग्रेस का रूल था. Jawaharlal Nehru became the Prime Minister as expected. The extent of the victory of Congress was artificially boosted by our electoral system. Exactly. अगर हम नंबर्स देखें या परसेंटेज देखें ना, तो 45% ऑफ टोटल वोट्स ही कांग्रेस ने एक्वायर करे थे, ठीक है, मतलब 50% से भी कम वोट्स हैं. इसका मतलब ये है कि अगर हम जो एलिजिबल वोटर्स थे 17 करोड़ एलिजिबल वोटर्स, अगर उनकी बात करते हैं तो आधी से ज़्यादा जनता ने दूसरी पार्टीज़ को वोट दिया. बट हुआ क्या दैट वो जो वोट्स थे ना वो डिस्ट्रीब्यूट हो गए डिफरेंट पार्टीज़ में, और यहाँ पे कांग्रेस को अकेले कोई 45% वोट्स मिल गए. तो हमारी कंट्री में फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम यूज़ होता है, दैट इज़ FPTP सिस्टम. इसके अकॉर्डिंग जो पॉलिटिकल पार्टी सबसे ज़्यादा वोट्स एक्वायर करती है वो जीत जाती है. सिमिलरली कांग्रेस के साथ हुआ. बाकी पार्टीज़ के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, बाकी पार्टीज़ के कंपैरिजन में कांग्रेस ने सबसे ज़्यादा वोट्स स्कोर किए, एंड इट इमर्ज्ड एज अ रूलिंग पार्टी. Socialist Party, the second largest party in terms of votes, it secured more than 10% of votes all over the country. So 10% से ज़्यादा वोट्स इसने एक्वायर करे, वेयर एज कांग्रेस 1952 में 45% ऑफ वोट्स के साथ जीती. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ कम्युनिस्ट पार्टी इन केरला. बहुत इंपॉर्टेंट ये पार्ट आता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है. सो in the assembly elections held in March 1957 की यहाँ बात हो रही है, 52 की बात नहीं हो रही. The Communist Party won the largest number of seats in the Kerala legislature. So Communist Party won the largest number of seats. The party won 60 seats out of 126 seats, ठीक है, तो 60 seats इसने जीती. And it had support of 5 independents also. EMS Namboodiripad, he was the leader of the Congress legislature party and इन्होंने फिर गवर्नमेंट बनाई. बट हुआ क्या दैट ऑन लूजिंग द पावर इन स्टेट, कांग्रेस पार्टी ने लिबरेशन स्ट्रगल स्टार्ट कर दी अगेंस्ट द इलेक्टेड गवर्नमेंट, दैट इज अगेंस्ट द कम्युनिस्ट पार्टी. और 1959 में जो कांग्रेस गवर्नमेंट, ऑब्वियसली कांग्रेस गवर्नमेंट सेंटर में थी, सेंटर में रूलिंग पार्टी थी, it dismissed the communist government in Kerala under Article 356, remember this article, and this decision was proved very controversial and was widely cited as the first instance of the misuse of constitutional emergency powers. ठीक, तो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज करा गया इस डिसीजन को, दैट हाउ कैन यू डिसमिस द गवर्नमेंट, ठीक है, अंडर द आर्टिकल 356, ऑल राइट. एंड इसे बोला गया दैट पहली बार ऐसा हुआ है कि मिसयूज़ हुआ है पावर का.
हमारी डेमोक्रेटिक एंड इंडिपेंडेंट इंडिया में। गॉट इट। सो बहुत इम्पोर्टेंट ये एक इंस्टेंस है केरला का, आई वुड सजेस्ट अच्छे से याद करना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है और MCQ भी यहाँ से बनते हैं। नाउ हाउ द कांग्रेस डोमिनेंस वॉज डिफरेंस फ्रॉम द वन पार्टी डोमिनेंस इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो लेट्स सी, ये हमारा कांग्रेस डोमिनेंस है, ये वन पार्टी डोमिनेंस है। तो अब देखते हैं कांग्रेस डोमिनेंस, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस वर कंडक्टेड एंड डेमोक्रेसी वाज नॉट कॉम्प्रोमाइज्ड। एग्जैक्टली, हमने डेमोक्रेसी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा था। ऐसा नहीं था कि ऑपोजिशन में कोई है ही नहीं, ऑपोजिशन में पार्टीज थी, ठीक है। वेयर एज अगर दूसरी कंट्रीज़ में देखें तो डेमोक्रेसी वाज कॉम्प्रोमाइज्ड, ऑल राइट। फ्री फेयर इलेक्शंस नहीं हुए थे, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ थी। वेयर एज इंडिया में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हुए थे। The dominance of the Congress happened under democratic conditions, obviously. In some countries like China, Cuba, Syria, the constitution permits only a single party to rule the country. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं लिखा दैट एक ही पार्टी कंट्री में रूल करेगी। वेयर एज चाइना, क्यूबा, सीरिया, इन कंट्रीज़ में के जो कॉन्स्टिट्यूशन है इनमें प्रिस्क्राइब्ड है दैट सिंगल पार्टी रूल ही रहेगा। Now, many parties contested the elections and yet Congress managed to win election after election. अब देखो, हमारी कंट्री में ऑपोजिशन पार्टीज़ थी, ऐसा नहीं था कि ऑपोजिशन पार्टीज़ हैं ही नहीं और सिर्फ एक ही पार्टी है। Got it? Some countries like Myanmar, Belarus, Egypt, Eritrea, they are effectively one party states due to legal and military measures. हमारी कंट्री में तो ऐसा नहीं था, डेमोक्रेटिक इलेक्शंस कंडक्ट हुए थे। बट सिंस कांग्रेस ने जो कांग्रेस की एक इमेज बनी हुई थी ड्यू टू द फ्रीडम स्ट्रगल, नेशनल मूवमेंट, तो वो एक मेन रीज़न था कांग्रेस की डोमिनेंस का। आगे देखते हैं, दिस वॉज सिमिलर टू द डोमिनेंस ऑफ अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। जैसे अफ्रीका में अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस इमर्ज हुई, जिस तरह से उनका डोमिनेंस चला वैसे ही कांग्रेस डोमिनेंस हमारी कंट्री में था। Until a few years ago, Mexico, South Korea and Taiwan were also effectively one party dominant states. I hope ये differentiation clear है, यहाँ से question बनता है और पूछते हैं। Now, our next topic is factors that contributed to the Congress dominance, ठीक है। क्या factors थे? पॉइंट वाइज मैंने लिखा है, आई वुड सजेस्ट इसी तरह से आप भी अपनी बुक में मार्क कर लीजिए और या नोट्स बना लीजिए, आपके आंसर्स रेडी हो जाएंगे। फर्स्ट पॉइंट, इनहेरिटर ऑफ द नेशनल मूवमेंट। ऑब्वियसली कांग्रेस was inheritor of the Indian national movement. Congress was seen as inheritor of the national movement. Many leaders were in forefront of that struggle and were now contesting elections as Congress कैंडिडेट्स, ठीक है। तो जिन लीडर्स ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था हमारी इंडियन स्ट्रगल में, दे वर नाउ कंटेस्टिंग इलेक्शंस एज कांग्रेस कैंडिडेट्स। सो पहला रीजन, द कांग्रेस वाज ऑलरेडी अ वेल ऑर्गेनाइज्ड पार्टी एंड बाय द टाइम अदर पार्टीज कुड इवन थिंक ऑफ अ स्ट्रैटेजी, कांग्रेस हैड ऑलरेडी स्टार्टेड इट्स कैंपेन। यस, बट हो क्या रहा था दैट उस टाइम पे जो ऑपोजिशन पार्टीज थी, काफ़ी सारी पार्टी सिर्फ इमर्ज ही हो रही थी, ठीक है। वेयर एज कांग्रेस उस टाइम तक एक वेल स्टैब्लिश्ड पार्टी थी, बिकॉज कांग्रेस काफ़ी टाइम से एक पॉलिटिकल पार्टी है और वेल स्टैब्लिश्ड है, ठीक है। सारी स्टेट्स में, सारे प्रोविंसेस में उसकी ऑर्गेनाइजेशन है। वेयर एज जो अदर पार्टीज, ठीक है, जो इस टाइम पे इमर्ज ही हो रही थी, उन्हें अपनी स्ट्रैटेजी सोचने में भी टाइम लग रहा था। बट इस टाइम तक कांग्रेस ने अपनी कैंपेनिंग शुरू कर दी थी। सो हम यहाँ देख सकते हैं दैट द कांग्रेस हैड द फर्स्ट ऑफ द ब्लॉक्स एडवांटेज। By the time of the independence, the party had an organizational network down to the local level and its nature was all inclusive, ठीक है। अभी हम आगे देखेंगे दैट कांग्रेस को रेनबो लाइक कोलिशन कहा जाता था। मतलब कांग्रेस में, विद इन कांग्रेस हर तरह के व्यूज़ एग्जिस्ट करते थे। ऐसा नहीं है दैट कांग्रेस सिर्फ एक ही आइडियोलॉजी को होल्ड करती है, नहीं, हर तरह के व्यूज़ कांग्रेस में उस टाइम पे एग्जिस्ट करते थे। Congress as social and ideological coalition. The Congress began as a party dominated by English-speaking upper caste, upper middle class and urban elite. But
विद एवरी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट इट लॉन्च्ड, उसका सोशल बेस जो है वो और ज़्यादा एक्सपांड होता चला गया और हर तरह के लोगों को ये इनकॉर्पोरेट करती चली गई। मतलब हर तरह के व्यूज़ कांग्रेस में एग्जिस्ट करते थे। इट ब्रॉट टुगेदर डाइवर्स ग्रुप्स हुज इंटरेस्ट वर इवन कॉन्ट्रोडिक्टरी, इवन ऐसे ग्रुप्स जिनके इंटरेस्ट बिल्कुल ऑपोजिट थे एक दूसरे से, वो भी कांग्रेस में एग्जिस्ट करते थे। Peasants and industrialists, urban dwellers and villagers, workers and owners, middle, lower and upper caste and classes all found space in the Congress. ठीक है, सबको कांग्रेस में जगह मिली. Gradually its leadership also expanded beyond the upper caste and upper class professionals to agriculture based leaders. Exactly. पहले में क्या हो रहा था that कांग्रेस की जो लीडर्स थी, ठीक है, जो लीडरशिप थी वो लिमिटेड थी अपर क्लास तक, अपर कास्ट तक, ठीक है, बट ग्रेजुअली जो एग्रीकल्चर बेस्ड लीडर्स थे ना उनको भी अब कांग्रेस में इनकॉर्पोरेट करा गया. बाय द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस कांग्रेस वाज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ रेनबो लाइक सोशल कोएलिशन. व्हाई रेनबो? हर तरह के व्यूज़ हैं, हर तरह के इंटरेस्ट हैं, हर तरह के लोग एग्जिस्ट करते हैं. सो ऑब्वियसली इट इज़ कंसिडर्ड एज अ रेनबो लाइक सोशल कोएलिशन. नेक्स्ट, इट accommodated the revolutionary and pacifist, conservative and radical, extremist and moderate and right, left and all shades of the center. ठीक है, तो यहाँ देखो हर तरह के व्यूज़ कांग्रेस में एग्जिस्ट करते हैं. The Congress was a platform for numerous groups, interests and even political parties to take part in the national movement. Exactly, कांग्रेस ने काफ़ी सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को, ग्रुप्स को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया था इंडियन स्ट्रगल में पार्ट लेने के लिए. अगर प्री इंडिपेंडेंस डेज की बात करें तो मैनी ऑर्गेनाइजेशंस एंड पार्टीज विद देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर वर अलाउड टू एग्जिस्ट विद द कांग्रेस. इंडिपेंडेंस से पहले, ठीक है, काफ़ी सारे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस जिनका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन था, खुद की अलग आइडियोलॉजी थी, वो भी कांग्रेस में एग्जिस्ट करते थे. सो हम यहाँ देखते हैं दैट सोशलिस्ट पार्टी वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ कांग्रेस पार्टी और वो लेटर सेपरेट हुई थी कांग्रेस से एंड देन बिकेम अ ऑपोजिशन पार्टी. थर्ड पॉइंट, the Congress, this coalition-like character of the Congress gave it an unusual strength. Exactly. ये जो कोएलिशन वाला कैरेक्टर है ना, कई बार हमको लगेगा दैट शायद इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स होते होंगे, बट ऐसा नहीं था. कांग्रेस को एक स्ट्रेंथ मिलती थी. क्या स्ट्रेंथ थी, हम यहाँ देखते हैं. फर्स्टली, अ कोएलिशन accommodates all those who join it. So therefore it had to avoid any extreme position and strike a balance on almost all issues. ठीक है, अगर एक कोएलिशन है उसमें काफ़ी सारे व्यूज़ हैं, ऑब्वियसली वो सिर्फ एक तरफ इंक्लाइन या एक तरफ बायसनेस नहीं दिखा सकती, उसको सारे इश्यूज़ को, सारे व्यूज़ को साथ में लेकर चलना पड़ेगा. कॉम्प्रोमाइज एंड इंक्लूसिवनेस आर द हॉलमार्क्स ऑफ अ कोएलिशन. दिस स्ट्रैटेजी पुट ऑपोजिशन इन डिफ़िकल्टी. राइट, इसकी वजह से ऑपोजिशन भैया डिफ़िकल्टी में आ जाता था. क्यों? बिकॉज ऑपोजिशन अगर कोई भी आइडियोलॉजी लेके आता है, ठीक है, कोई भी एक व्यू लेके आता है, वो देखता है दैट ये व्यू तो कांग्रेस में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, बिकॉज कांग्रेस में हर तरह के लोग हैं, हर तरह के इंटरेस्ट है. इसकी वजह से कांग्रेस बहुत ज़्यादा ऑपोजिशन बहुत ज़्यादा मुश्किल में थी. Anything that the opposition wanted to say would also find a place in the program and ideology of the Congress, right? Secondly, there is a greater tolerance of internal differences and ambition of various groups and leaders are accommodated, right? Internal differences को tolerate करते थे, ठीक है, because हम देख रहे हैं that अगर diverse kind of views exist करते हैं, ठीक है, सब अपने अपने व्यूज़ को बोलते हैं, सो यहाँ पे इन्हें क्या करना पड़ेगा, जो इंटरनल डिफरेंसेस हैं उन्हें टॉलरेट करना पड़ेगा, सारे इश्यूज़ को, सारे व्यूज़ को देखना पड़ेगा. एंड एम्बिशंस ऑफ वेरियस ग्रुप्स एंड लीडर्स वर ऑल्सो एकोमोडेटेड. किसी को भी एक्सक्लूड नहीं करा गया दैट सिर्फ एक आइडियोलॉजी के साथ कांग्रेस गवर्नमेंट चला रही है, ऐसा नहीं था. दीज ग्रुप्स इनसाइड द पार्टी आर कॉल्ड फैक्शंस. ठीक है, ये जो ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं इन्हें क्या बोला गया, फैक्शंस.
नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स आर नेक्स्ट पॉइंट, इंस्टेड ऑफ बीइंग अ वीकनेस। ये जो इंटरनल फैक्शनलिज्म था ना, दैट इतने सारे व्यूज़ हैं, इतने सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंटरेस्ट है, ये वीकनेस नहीं थी, ये स्ट्रेंथ थी। सिंस देयर वॉज अ रूम विद इन द पार्टी फॉर एवरी फैक्शन टू फाइट विद ईच अदर, इट मेंट दैट लीडर्स representing different interests and ideologies remained within the Congress rather than go out and form a new party. तो अगर हम देखें तो सारे व्यूज़ के लिए सारे जो भी रूम्स हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सबके लिए एक रूम है, ठीक है, सबके लिए एक स्पेस है कांग्रेस में। वो आपस में लड़ लेंगे, बट सिंस टॉलरेंस है तो वो पार्टी से बाहर जाके ऑपोजिशन पार्टी नहीं बनाने के, ठीक है, वो कांग्रेस में ही रहेंगे, चाहे वो लड़ेंगे, ठीक है, डिबेट करेंगे, डिस्कशन करेंगे, बट ऑपोजिशन पार्टी नहीं बनाएंगे। सो इट इज़ अ स्ट्रेंथ। द फैक्शंस टुक डिफरेंट आइडियोलॉजिकल पोजिशन, मेकिंग द कांग्रेस अपीयर एज अ ग्रैंड सेंटरिस्ट पार्टी। एग्जैक्टली, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। Political competition took therefore took place within the Congress, right? कांग्रेस में ही पॉलिटिकल कंपटीशन था, बिकॉज हम देख रहे हैं कितने सारे व्यूज़ हैं, डाइवर्स काइंड ऑफ व्यूज़ हैं। तो कांग्रेस, विद इन द कांग्रेस ही पॉलिटिकल कंपटीशन होता था, कोई बाहर की पार्टी को आके compete करना ही नहीं पड़ता था, दैट आप ये व्यू बोल रहे हैं, मैं ये व्यू बोल रहा हूँ, नहीं, सारे व्यूज़ कांग्रेस के अंदर ही एग्जिस्ट करते थे। In the first decade of the electoral competitions, the Congress acted both as ruling party as well as opposition. Ruling party तो थी, but खुद में ही उसका opposition भी था, ठीक है, because diverse kind of views हैं. That is why this period of election of Indian politics has been considered as Congress system. That this is the Congress system, because एक ही पार्टी में हर तरह के views हैं, हर तरह के इंटरेस्ट, ऑर्गेनाइजेशंस, पॉलिटिकल पार्टीज़ को एकोमोडेट किया जा रहा है, मतलब दिस इज़ अ कांग्रेस सिस्टम, ठीक। नाउ ऑपोजिशन पार्टीज़, क्या उस टाइम पे ऑपोजिशन पार्टीज़ थी या फिर कांग्रेस ही किसी सिंगल रूलिंग पार्टी थी? ऐसा नहीं था। इंडिया हैड अ लार्ज नंबर ऑफ डाइवर्स एंड वाइब्रेंट ऑपोजिशन, ठीक है, पार्टीज़, opposition, large number of diverse opposition parties. Some of these had come into being even before the first general election of 1952, ठीक है, कुछ जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, ऑपोजिशन पार्टीज़ थी, वो 1952 के इलेक्शन के पहले ही एग्जिस्टेंस में आ गई थी। Some of these parties played an important part in the politics of the country in 16 and 70s. All these opposition parties gained only a token representation in the election, ठीक है, हम ये मान रहे हैं दैट यस उन्हें बहुत ही कम representation मिला। जैसे अगर हम देखें, सोशलिस्ट पार्टी सिर्फ 10% वोट्स, कम्युनिस्ट पार्टी सिर्फ 16 सीट्स, ठीक, हाँ, सिर्फ बहुत छोटा representation मिला, बट इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले किया है। दे प्लेड अ क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग द डेमोक्रेटिक कैरेक्टर ऑफ द सिस्टम। अगर हमारी कंट्री में सिर्फ एक कांग्रेस ही एक रूलिंग पार्टी होती और कोई पार्टी नहीं होती, क्या हम कहते कि डेमोक्रेटिक फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट हुए हैं? नहीं। अगर हम बोल रहे हैं कि फ्री फेयर इलेक्शंस हैं, डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हैं, तो ऑपोजिशन पार्टीज़, वेरियस पार्टीज़ होनी ज़रूरी होती हैं। These parties offered a sustained and often principled criticism of policies and practices of the Congress party. Exactly. अगर उन्हें लगता था दैट कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं पावर का मिसयूज़ कर रही है, या फिर उन्हें लगता है कोई पॉलिसी बहुत गलत है, कॉन्स्टिट्यूशन में अगर देखें तो उसके अगेंस्ट जाती है उनकी पॉलिसी, सो वो उसे अपोज भी करते थे। दिस केप्ट द रूलिंग पार्टी अंडर चेक एंड केप्ट द डेमोक्रेटिक कैरेक्टर अलाइव, ठीक है। सो इसका मतलब ये था दैट कांग्रेस जो रूलिंग पार्टी है वो कुछ भी नहीं कर सकती, ठीक है, ऑपोजिशन पार्टीज़ उन्हें अपोज करती थी, ठीक है, उनके आइडियाज़ को कॉन्ट्रोडिक्ट करती थी, एंड इसकी वजह से हमारी इंडिया का डेमोक्रेटिक कैरेक्टर वॉज अलाइव। नाउ द फर्स्ट फेज ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री वॉज क्वाइट यूनिक। क्यों यूनिक था ये फेज? In the early years, there was a lot of mutual respect between the leaders of Congress and those of opposition. अगर हम आज की डेट में देखते हैं तो जो रूलिंग पार्टी के लीडर्स हैं, जो कांग्रेस के या फिर जो भी ऑपोजिशन पार्टीज़ के लीडर्स हैं, उनके बीच में म्यूचुअल रेस्पेक्ट नहीं है।
कोऑर्डिनेशन नहीं है, ठीक है, बट उस टाइम पे देयर वाज म्यूचुअल रेस्पेक्ट. फॉर इंस्टेंस, अगर हम फर्स्ट जनरल इलेक्शन की बात करते हैं, देयर वर ऑपोजिशन लीडर्स लाइक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी इन द कैबिनेट. सो ऑपोजिशन में भी आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल लीडर्स हैं. Jawaharlal Nehru, often referred to his fondness for the Socialist Party and invited socialist leaders like Jai Prakash Narayan to join his government. तो जो ऑपोजिशन पार्टी की लीडर हैं उन्हें भी इन्होंने इनवाइट किया, ठीक है, अपनी गवर्नमेंट ज्वाइन करने के लिए. दिस काइंड ऑफ पर्सनल रिलेशनशिप विद एंड रेस्पेक्ट for political adversaries declined after the party competition grew more intense. Yes, but ये जो म्यूचुअल रेस्पेक्ट है या फिर हम बोल सकते हैं पर्सनल रिलेशनशिप है ना, ये धीरे धीरे डिक्लाइन हो गई बिकॉज कंपटीशन बहुत ज़्यादा इंटेंस हो गया था, ठीक है. एंड दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. यहाँ पे हमारा चैप्टर बिल्कुल ख़त्म होता है, ठीक. तो आप देख सकते हैं किस तरह से हमने कांग्रेस की डोमिनेंस को डिस्कस किया, क्या चैलेंजेस थे हमारे पहले जनरल इलेक्शन में वो देखे, कांग्रेस का इतना ज़्यादा डोमिनेंस, इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस क्यों है वो भी देखा, ऑपोजिशन पार्टीज़ के बारे में देखा. तो आई होप ये पूरा चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर है. सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर, ठीक है. ये 8 क्वेश्चन हैं एंड आई थिंक दीज आर द पॉसिबल क्वेश्चन जो इस चैप्टर से बन सकते हैं. मैंने ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स इंक्लूड करने की कोशिश करी है, ठीक है. सो पहला क्वेश्चन है व्हाट सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ द इलेक्शंस ऑफ 1952, ठीक है. व्हाट आर द सिग्निफिकेंट फीचर्स एंड व्हाई दे वर कंसिडर्ड एज अनयूजुअल. सो जो 1952 के हमारे इलेक्शंस हैं, ठीक है, आई वुड सजेस्ट वो एक्सप्लेन करना है. डिपेंड करता है आपके मार्क्स कितने हैं, मतलब 3 मार्क्स का है या 6 मार्क्स का है. 3 मार्क्स का है तो आप कुछ सिग्निफिकेंट फीचर्स की कब हुआ था, ठीक है, इलेक्शन जैसे पोस्टपोन हुए, कुछ प्रॉब्लम्स भी आई थी, क्रिटिक भी हुए थे, हमने यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी प्रोक्लेम करी थी, इस तरह से बता सकते हैं. 6 मार्क्स का है तो पूरा इलेक्शन शुरू से उसका कॉन्टेक्स्ट सेट करिए, ठीक है. उसके बाद दैट इंट्रोडक्टरी लाइन दीजिए कि किस तरह से बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हमारी कंट्री इमर्ज हुई, इंडिपेंडेंट हुई. उसके बाद हमने डेमोक्रेसी प्रोक्लेम करी एंड देन आप फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन को एक्सप्लेन करेंगे. आफ्टर दैट हमारा सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट वर द प्रॉब्लम्स फेस्ड वाइल कंडक्टिंग द फर्स्ट जनरल इलेक्शन. मैंने आपको 5 प्रॉब्लम्स बताई हैं, उनको आप लिखें और एक्सप्लेन करेंगे. थर्ड क्वेश्चन हाउ द इलेक्शंस ऑफ 1952 बिकेम लैंडमार्क इन द डेमोक्रेसी ऑल ओवर द वर्ल्ड. पूरा एक्सप्लेन करना है, ठीक है. कुछ इसमें आप रीजंस भी देंगे दैट पुअर कंट्री थी, इलिटरेट कंट्री थी, डाइवर्स कंट्री थी. अपार्ट फ्रॉम दिस लैंडमार्क क्यों बना, दैट उस टाइम पे डेमोक्रेसी सिर्फ डेवलप्ड और प्रॉस्पेरस कंट्रीज़ में ही एग्जिस्ट करती थी, जैसे कि यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका, ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दिस यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी के बारे में बताएंगे दैट अगर यूरोपियन कंट्रीज़ में भी देखें तो विमेन को वोटिंग राइट्स नहीं दिए गए थे, वेयर एज इंडिया जैसी पुअर और इलिटरेट कंट्री में हमने वुमेन को इक्वल वोटिंग राइट्स दिए थे एज मैन. नाउ फैक्टर्स दैट कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द डोमिनेंस ऑफ द इलेक्शंस, हम अभी अभी पढ़ के आए हैं ये क्या क्या फैक्टर्स थे, ठीक है. अगर 3 मार्क्स का है तो आप जो इनिशियली हमने पढ़ा था जवाहरलाल नेहरू के बारे में, नेशनल मूवमेंट के बारे में और किस तरह से वेरियस व्यूज़ को एकोमोडेट करती है वो बताएंगे. बट अगर ये 6 मार्क्स का आता है तो आई वुड सजेस्ट आप इसमें जो कोएलिशन वाला पार्ट है, रेनबो लाइक कोएलिशन, आइडियोलॉजिकल कोएलिशन, वो भी इंक्लूड करेंगे. नाउ केरला, ठीक है, एक्सप्लेन द विक्ट्री ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी इन केरला. पूरा आपको जो भी कॉन्टेक्स्ट है, जो भी इशू था, एक्सप्लेन करना है. हाउ द नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस वॉज डिफरेंट फ्रॉम वन पार्टी डोमिनेंस इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. मैंने आपको प्रॉपर डिफ्रेंसिएशन दिया था, आप उसी फॉर्मेट में अपने एग्ज़ाम में लिख सकते हैं, ठीक है. इस पीपीटी से आई वुड सजेस्ट आप अपने नोट्स भी बनाइए खुद से लिख के. कई बार क्या होता है हमें पीपीटी मिल जाती है एंड हम पीपीटी से ही बढ़ते हैं, बट आई वुड सजेस्ट अपने हाथ से लिखिए बिकॉज जब हम हाथ से लिखते हैं ना ज़्यादा देर तक हमारे माइंड में वो चीज़ टिकी रहती है, ठीक है. Now, 7th question, explain Congress as social and ideological coalition. Exactly. And 8th question, coalition-like character gave Congress an usual
एन अनयूजुअल स्ट्रेंथ। ठीक है, सो ये तो एक लाइन ही है एनसीईआरटी की, तो उसके नीचे जो भी आप उसे एक्सप्लेन कर देना। ठीक है, 6 मार्क्स का आता है। सो जो उससे पहले वाला पार्ट है रेनबो लाइक कोलिशन का, थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट के वो भी दे सकते हैं। ठीक है, आंसर अपने अच्छे से फ्रेम करिए। 3 मार्क्स के क्वेश्चन में ना 4 पॉइंट्स मुझे लगता है, 3 भी इनफ होते हैं, बट टू बी ऑन अ सेफर साइड 4-5 पॉइंट लिख दीजिए। बट अगर 6 मार्क्स का है, पहले इंट्रो दीजिए, फिर अपनी पूरी जो भी पॉइंट्स है हेडिंग वाइज उन्हें लिखिए, हाईलाइट करिए। आई वुड सजेस्ट अंडरलाइन इज़ इनफ, क्योंकि हाईलाइटर्स अलाउड नहीं होते हैं। उसके बाद एक थोड़ी सी कंक्लूजन लाइन ज़रूर लिखिए। ठीक है, सो दिस वॉज द चैप्टर एंड पूरा चैप्टर हमने कंप्लीट किया है एंड आई होप अच्छे से चैप्टर आपको समझ आया है। ठीक है, कोई भी डाउट है यू कैन ड्रॉप इट इन द कमेंट सेक्शन एंड आई होप you like the video. So subscribe to my channel, share this video, hit the like button, and see you in the next video. Take care and bye bye.